मेरे वो ऊंचे और स्वाभिमानी मास्टर, जिनकी इज्जत उनके लिए जान से भी बढ़कर है, इस वक्त मेरी हथेली में सिमटे हुए थे। वो गुस्से से कांप रहे थे, चेहरा लाल हो चुका था और अपनी जिंदगी की सबसे कमजोर आवाज में मुझे सबसे खतरनाक धमकी दे रहे थे। नहीं, अगर तुमने मुझे फिर से छूने की हिम्मत की तो देख लेना। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने फिर से उनके उस सॉफ्ट और फूले हुए गाल को उंगली से दबा दिया। क्या करूं, वो थे ही इतने स्क्विशी और क्यूट। मेरे मास्टर लिन किंगशू पूरे किंगलैंड सेक्ट की सबसे खूबसूरत हस्ती थे और सबसे कम उम्र के नासेंट सोल कल्टीवेटर भी, जिन्हें लोग एक ऐसी बर्फ की चट्टान मानते थे जिसे कोई पिघला नहीं सकता था। उन्हें चाहने वाले टैलेंटेड लड़कों की लाइन सेक्ट के गेट से लेकर ईस्ट सी के किनारे तक लगी रहती थी, लेकिन उन सब का दिल तोड़कर मास्टर ने उन्हें बर्फ का पुतला बना दिया था। उनका इकलौता पर्सनल स्टूडेंट होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता था कि उनका ऑरा कितना खतरनाक था। मुझे उनके अंडर आए 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी बातचीत उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। मुझे तो कभी कभी शक होता था कि उन्होंने मुझे सिर्फ अपने डेन को साफ रखने के लिए एक फ्री का नौकर बनाकर रखा है, पर उस दिन सब कुछ बदल गया। मास्टर पिछले 3 महीनों से अपने कल्टीवेशन के अगले लेवल पर पहुंचने के लिए आइसोलेशन में थे और उस कमरे पर 9 परतों वाली ऐसी सील लगी थी कि एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती थी। मैं हमेशा की तरह बाहर अपनी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था और सोच रहा था कि आज नीचे जाकर किस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाया जाए। तभी अचानक मास्टर के कमरे से एक बहुत तेज स्पिरिचुअल एनर्जी का झटका महसूस हुआ। मेरा दिल बैठ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बिना किसी प्रोटोकॉल की परवाह किए मैं सीधे अंदर की तरफ भागा। वो 9 परतें अंदर की डिस्टर्ब एनर्जी की वजह से पहले से ही टूटने की कगार पर थीं, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से एक ही वार में उस बची हुई सील को तोड़ दिया और चिल्लाया, मास्टर। मैं घबराकर उन्हें चारों तरफ ढूंढ ही रहा था कि तभी बेड पर रखे उनके कीमती सिल्क के कपड़ों के ढेर में कुछ हलचल हुई। मैंने अपनी सांसें रोकीं और धीरे से कदम बढ़ाते हुए उस कपड़े का एक कोना उठाया। वहां जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। कपड़ों के बीच एक हथेली के साइज का छोटा सा इंसान बैठा था, जिसने उसी डिजाइन के छोटे कपड़े पहने हुए थे। वो खुद मास्टर थे। वो नन्हे मास्टर एकदम से जम गए और उन्होंने धीरे से सिर उठाकर मुझ जैसे विशालकाय इंसान की तरफ देखा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और कमरे में सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर सदमा और उसके बाद भयंकर शर्मिंदगी। किसने सोचा था कि हर वक्त बर्फ की तरह ठंडे रहने वाले लिन किंगशू का ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। आखिरकार मेरी हंसी छूट ही गई और मेरी उस हंसी ने जैसे बारूद में आग लगा दी। उन नन्हे मास्टर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए, नन्हे पैरों से दौड़ लगाई और गुस्से में मेरी तरफ झपट पड़े। वो बिल्कुल एक नाराज बिल्ली के बच्चे जैसे लग रहे थे, लेकिन तभी वो अपने ही लंबे कपड़ों में उलझकर बेड पर गिर पड़े। मैंने देखा कि वो छोटे से मास्टर बेड पर औंधे मुंह गिरे हुए थे और उनके कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे। वो रो रहे थे। मैंने घबराकर कहा, मास्टर प्लीज मत रोइए। मेरा मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था, मैं कसम खाता हूं। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और सिसकते रहे। मुझे पसीना आ गया और मैंने कहा, एक काम करिए, आप मुझे सजा दे दीजिए या मार लीजिए, पर प्लीज रोना बंद करिए। आपको ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने रोते हुए मेरी तरफ देखा और अपना छोटा सा मुंह बनाकर बोले, तुम बहुत बुरे हो। अपनी हथेली में उस मासूम से चेहरे को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे मास्टर असल में कितने ज्यादा क्यूट हैं। काफी मुश्किल से बातचीत करने के बाद मुझे पूरी बात समझ में आई। मास्टर जब अपने नए लेवल के लिए कल्टीवेशन कर रहे थे, तब उन्होंने एक पुरानी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और उनकी इंटरनल एनर्जी उल्टी दिशा में बहने लगी, जिससे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो गया। अब वो कभी अपने असली रूप में आ जाते थे तो कभी बिना किसी वार्निंग के इस छोटे से रूप में बदल जाते थे। इस छोटे रूप में आते ही उनकी सारी कल्टीवेशन पावर्स लॉक हो जाती थीं और वो बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह कमजोर हो जाते थे। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि वो कब बड़े हो जाएंगे और कब छोटे। किंगलैंड सेक्ट की सबसे टॉप कल्टीवेटर एक हथेली के साइज का बच्चा बन चुकी थी। अगर ये बात उनके दुश्मनों को पता चल जाती तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। मैंने कहा, मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, आज से मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूं और 24 घंटे आपके साथ रहूंगा। इसके बाद से मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। मैंने उनके उस छोटे से शरीर का नाप लिया और सबसे सॉफ्ट सिल्क के कपड़े रात भर जागकर उनके लिए सिले। अपने तकिए को मैंने उनके एक लग्जरी बेड में बदल दिया और रोज अपने खाने में से उनके लिए एक छोटा हिस्सा निकालने लगा। वो पहले तो स्वाभिमान दिखाते हुए बोले, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन 3 सेकंड के नखरों के बाद उन्होंने अपना छोटा सा मुंह खोल ही दिया। वो देखते हुए बेहद प्यारे लग रहे थे। उन्हें संभालने के लिए मैंने अपनी ड्रेस की चौड़ी आस्तीन के अंदर ही एक बढ़िया सा मास्टर लग्जरी स्वीट बना दिया, जिसमें बेड, टेबल और एक छोटा स्पिरिचुअल जोन भी था। अब सेक्ट के बाकी स्टूडेंट्स को मैं बड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि जो गु युआन कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था, वो अब रोज ग्राउंड में तलवार चलाता या लाइब्रेरी में पढ़ता दिखता। मेरे दोस्त लिन फेंग ने मुझसे पूछा, गु युआन, क्या तुझ पर कोई भूत सवार है? तू अपनी आस्तीन को देखकर क्यों मुस्कुराता रहता है? क्या कोई गर्लफ्रेंड छुपाई है? मैंने कहा, बकवास मत कर,
मैं ध्यान लगा रहा हूं, तू नहीं समझेगा। जब उसने ज्यादा जिद की तो मैं उसे एक कोने में ले गया और बोला, एक सीक्रेट बताता हूं, किसी को मत बताना। मेरे मास्टर ने आजकल एक छोटा सा पेट पाला है जो बेहद क्यूट है। लिन फेंग के पूछने पर मैं अपनी खुशी रोक नहीं पाया और लगातार बोलने लगा। वो बस हथेली के साइज का है, पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। हमेशा सीरियस होने का नाटक करता है, लेकिन दिल का इतना कमजोर है कि बादलों की गड़गड़ाहट से भी डर जाता है। खाने में नखरे करता है और उसे बहला फुसलाकर खिलाना पड़ता है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब उसे गुस्सा आता है तो उसके गाल फूल जाते हैं। वो इतने सॉफ्ट और स्क्विशी हैं कि उन्हें दबाने का बड़ा मन करता है। लेकिन लिन फेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे अपनी आस्तीन से एक जानी पहचानी बर्फ जैसी ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि अब खेल खत्म। उस रात जब मैं कमरे में लौटा तो मास्टर ने न कुछ खाया और न मुझसे बात की। वो बस घुटनों को समेटकर एक कोने में बैठे रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर कोई तलवार लटक रही हो। देर रात जब मैं ध्यान लगाने बैठा तो मेरा मन नहीं लगा। जैसे ही मेरी आंखें बंद होने वाली थी तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और मास्टर अपने असली रूप में वापस आ गए। वो अपनी उसी पुरानी ठंडी और कातिलाना लुक के साथ मेरे सामने खड़ी थी। मैंने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मेरी जुबान खराब थी, मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, गु युआन, क्या तुम्हारी नजरों में तुम्हारी मास्टर सिर्फ एक खिलौना है जिसे तुम जब चाहो मरोड़ सकते हो? मैंने घबरेकर कहा, ऐसा नहीं है मास्टर, मुझे बस आपका वो रूप बहुत क्यूट लगा था। उन्होंने बात काटते हुए कहा, बहुत हुआ, आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम अभी इसी वक्त मेरे इस डेन से बाहर निकल जाओ। मैं वहीं जम गया जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। रिश्ता खत्म? मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मैंने उनकी उस ठंडी पीठ को देखा और मेरे दिल में एक असहनीय दर्द होने लगा। मैं वहां से बाहर आ गया। मास्टर ने मुड़कर भी नहीं देखा और मैं पूरे सेक्ट का पहला ऐसा स्टूडेंट बना जिसे उसकी मास्टर ने निकाल दिया था। ये खबर फैलते ही पूरे सेक्ट में हंगामा मच गया। सब जानना चाहते थे कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि हमेशा साथ देने वाली मास्टर ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझे आउटर स्टूडेंट्स के रहने वाले एक मामूली क्वार्टर में भेज दिया गया। मैं रातों रात स्टार से एक मजाक बन चुका था, पर मुझे लोगों की परवाह नहीं थी। मुझे बस इस बात का दुख था कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं 3 दिन तक उस क्वार्टर में बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए पागलों की तरह पड़ा रहा। मेरे दिमाग में बार बार बस उनका वही एक डायलॉग गूंज रहा था कि हमारा रिश्ता खत्म, और साथ ही उनका वो बिना मुड़े पीछे हट जाने वाला लुक। चौथे दिन सुबह सुबह मुझे किसी ने हिलाकर जगाया। वो उस मामूली क्वार्टर को संभालने वाले मैनेजर थे। उन्होंने बिना किसी एक्सप्रेशन के मेरे सामने एक टोकन फेंका और कहा, पीछे के पहाड़ पर जो ब्लैकविंड क्लिफ है वहां जाओ और 100 पीस मेडिटेशन ग्रास लेकर आओ। मैंने टोकन हाथ में लिया और दंग रह गया। उस ब्लैकविंड क्लिफ पर साल के 12 महीने जानलेवा बर्फीली हवाएं चलती थीं और वहां सेकंड लेवल के खतरनाक मॉन्स्टर भेड़िए घूमते रहते थे। वो जड़ी बूटी बिल्कुल सीधी ढलान वाली चट्टानों पर उगती थी, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। आमतौर पर यह काम फाउंडेशन बिल्डिंग के सीनियर कल्टीवेटर्स की पूरी टीम मिलकर करती थी। मैं तो अभी सिर्फ मिड फाउंडेशन लेवल पर था। मुझे अकेले वहां भेजना सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। मैंने पूछा, ये किसका ऑर्डर है? मैनेजर ने हंसते हुए कहा, तुमने किसे नाराज किया है ये तुम्हें खुद नहीं पता क्या? मैं तुरंत समझ गया, ये उन्हीं का काम था। वो अभी भी मुझसे नाराज थे, या शायद वो चाहते थे कि मैं इस तरह हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाऊं। मेरे दिल पर जैसे एक और वार हुआ था। खैर, कोई बात नहीं, अगर मेरे मरने से उनका गुस्सा शांत होता है तो यही सही। मैंने मना नहीं किया और अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए पीछे के पहाड़ की तरफ चल दिया। वहां की हवाएं चाकू की तरह चुभ रही थीं। मैं बड़ी मुश्किल से चट्टान को पकड़कर उस जड़ी बूटी को ढूंढ रहा था। बर्फीली हवाओं की वजह से मेरे शरीर पर कई जगह कट लग गए थे और खून बह रहा था, पर मुझे इस दर्द का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि दिल का दर्द इससे 1000 गुना ज्यादा था। जैसे ही मुझे एक जड़ी बूटी दिखी और मैंने उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मेरे सिर के ऊपर से एक भेड़िए के दहाड़ने की आवाज आई। मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर भेड़िए अपनी डरावनी आंखों से मुझे घूर रहे थे। उनके मुंह से लार टपक रही थी और उन्होंने मुझे अपना शिकार मान लिया था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरी इस हालत में एक भेड़िए से लड़ना भी नामुमकिन था। 3 के सामने तो मौत पक्की थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन जैसी तकलीफ मैंने सोची थी वैसा कुछ नहीं हुआ। मुझे बस हवा में एक तेज तलवार की सरसराहट सुनाई दी और अगले ही पल उन भेड़ियों की चीखें गूंजीं। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि उन तीनों के सिर धड़ से अलग हो चुके थे और वो खून से लथपथ पड़े थे। चट्टान के ऊपर सफेद कपड़ों में एक शख्स हाथ में तलवार लिए खड़ा था। हवा में उनके लंबे बाल और कपड़े उड़ रहे थे। वो बिल्कुल किसी जन्नत से उतरी परी जैसे लग रहे थे। वो खुद लिन किंगशू थे। वो आखिरकार आ ही गए। वो मुझे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते थे। मेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी ही थी कि उनकी ठंडी आवाज ने उसे तुरंत बुझा दिया। मैं तो बस अपनी एक चीज वापस लेने आया हूं। मैं अभी कुछ समझ पाता
इससे पहले ही मैंने देखा कि मास्टर की बॉडी अचानक लड़खड़ाई। उन्होंने दर्द में एक सिसकी ली और देखते ही देखते उनका शरीर छोटा होने लगा। मैंने तुरंत लपक कर उनके उस छोटे से शरीर को अपनी गोद में संभाल लिया। वो फिर से उसी हथेली के साइज के नन्हे मास्टर बन चुके थे। वो मेरी हथेली में इतने कमजोर लग रहे थे कि अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। साफ था कि अभी जो उन्होंने तलवार चलाई थी उसमें उनकी पूरी बची कुची एनर्जी खत्म हो गई थी। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल बुरी तरह रो पड़ा। ये भी कितने अजीब हैं, मुंह से तो कह दिया कि रिश्ता खत्म, पर खुद को रोक नहीं पाए। जब खुद अपनी जान बचाने के काबिल नहीं है तब भी मुझे बचाने आ गए। मैंने अपनी हथेली में सोए हुए उस छोटे से इंसान को देखा। मुझे उन पर प्यार भी आ रहा था और हंसी भी। अब अच्छा हुआ, रिश्ता खत्म करने वाले मास्टर और स्टूडेंट फिर से एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर हो गए थे। उस पहाड़ी से लौटने के बाद हमारे बीच का रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर आ गया था। उन्होंने फिर कभी रिश्ता खत्म करने की बात नहीं की और मैंने भी उस पुरानी बात को दोबारा नहीं दोहराया। हम दोनों ने ही उस कड़वी याद को भुला दिया था, लेकिन हमारे बीच कुछ चीजें धीरे धीरे बदल रही थीं। उनके छोटे होने का टाइम अब बढ़ता जा रहा था और ये अक्सर होने लगा था। कभी कभी तो वो लगातार कई दिनों तक उसी छोटे रूप में रहते और अब वो मुझ पर पहले से ज्यादा डिपेंड होने लगे थे। जब मैं तलवार की प्रैक्टिस करता तो वो चुपचाप आकर मेरे कंधे पर बैठ जाते थे। वो वहां बिल्कुल एक कड़क मैनेजर की तरह बैठते और कभी मेरी तलवार की चाल में कोई गलती देखते तो अपनी छोटी सी उंगली से मेरे गाल को दबाकर या करते हुए आधे घंटे तक सही तरीका समझाने का नाटक करते। जब मैं कोई किताब पढ़ता तो वो पेज पर लेट जाते और मेरे लिए पेज पलटने में मदद करते। हालांकि अपनी उस नन्ही सी जान से एक पेज पलटने में भी उनकी पूरी ताकत लग जाती थी और वो बुरी तरह हाँफने लगते थे। जब मैं खाना खाने बैठता तो वो बिल्कुल जान पहचान वाले अंदाज में मेरी आस्तीन से बाहर निकलते, मेरी कटोरी के पास बैठ जाते और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मुझे देखते हुए खाना खिलाने का इंतजार करते। मुझे धीरे धीरे अपने कंधे पर उस छोटे से वजन की आदत हो गई थी। आदत हो गई थी आस्तीन में छिपी उस छोटी सी जान की और खाना खाते वक्त उन उम्मीद भरी आंखों की। अब वो पहले की तरह कोई दूर रहने वाले कड़क मास्टर नहीं रह गए थे, बल्कि एक ऐसे मेंबर की तरह बन चुके थे जिसे मेरी देखभाल की जरूरत थी, जो मुझ पर हक जताता था और पूरी तरह मुझ पर डिपेंड था। तभी सेक्ट का एक बड़ा कंपटीशन आया जिसमें मेरा मुकाबला इनर सेक्ट के एक सीनियर से हुआ जो गोल्डन कोर के शुरुआती लेवल पर थे। वो जानबूझकर मुझ पर बहुत खतरनाक वार कर रहे थे ताकि सेक्ट से निकाले गए इस लड़के को सबके सामने नीचा दिखा सकें। मैं उनके वार झेल नहीं पा रहा था और लगातार पीछे हट रहा था। जैसे ही उनकी तलवार सीधे मेरे सीने की तरफ आई और मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तभी अचानक मेरी आस्तीन से एक तेज सफेद रोशनी निकली और हवा में मास्टर लिन किंगशू के असली रूप में बदल गई। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? अपनी जान से हाथ धोना है क्या? पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सब लोग दंग होकर अचानक वहां आईं और मुझे बचाने वाली मास्टर को देख रहे थे, खासकर उनके मुंह से निकले उन शब्दों को, मेरा स्टूडेंट। मैं पागलों की तरह उनकी पीठ को देखता रह गया और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया। मुझे बचाने के बाद उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे एक गहरी नजर से देखा और रोशनी की तरह वहां से गायब हो गईं। मैं जानता था कि वो वापस मेरी आस्तीन में आ चुके हैं, क्योंकि अपनी बची कुची एनर्जी खत्म करके वो फिर से उसी छोटे से बच्चे में बदल गए थे जिसे मेरी हिफाजत की जरूरत थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच का कनेक्शन कभी टूटा ही नहीं था। चाहे वो आसमान पर रहने वाले बड़े कल्टीवेटर हों या फिर एक कमजोर छोटे से बच्चे, वो मेरे मास्टर थे और मैं उनका स्टूडेंट। ये सच कभी नहीं बदल सकता था। अब मुझे बस और ज्यादा ताकतवर बनना था, इतना स्ट्रांग कि मैं उनके हर रूप की हिफाजत कर सकूं और उन्हें फिर कभी मेरे लिए खतरा न उठाना पड़े। लेकिन मास्टर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनके छोटे रहने का टाइम बढ़ रहा था और होश में रहने का समय कम। कई बार तो वो इतने लंबे समय के लिए गहरी नींद में चले जाते कि मेरे बार बार पुकारने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। मैं महसूस कर सकता था कि उनकी लाइफ पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। इस टेक्निक का साइड इफेक्ट मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मैं घबरा गया और मैंने लाइब्रेरी की पुरानी से पुरानी किताबें छान मारी। आखिरकार एक फटी हुई पुरानी किताब में मुझे इकलौता रास्ता मिला, 9 टर्न सोल ग्रास। कहानियों के मुताबिक बेहद ठंडी और अंधेरी जगहों पर उगने वाली ये जादुई बूटी आत्मा को संभाल सकती थी और कल्टीवेशन के बेस को दोबारा ठीक कर सकती थी। मास्टर को इस मुसीबत से निकालने की ये आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उस किताब में इसके उगने की जगह भी लिखी थी, डेविल्स एबिस, जो इस कल्टीवेशन की दुनिया के 3 सबसे खतरनाक इलाकों में से एक था। अफवाह थी कि वहां पुराने जमाने के राक्षसों का बसेरा था, जहां चारों तरफ सिर्फ काली और खतरनाक एनर्जी फैली रहती थी। वहां मेरे जैसे छोटे कल्टीवेटर की तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े सुरमा भी अगर चले जाएं तो जिंदा वापस आने की उम्मीद न के बराबर थी। अब सवाल था कि जाऊं या नहीं। मैंने आस्तीन में सोए हुए, बिना खून के सफेद पड़ चुके मास्टर के उस छोटे से चेहरे को देखा और मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और एक अंधेरी रात में चुपचाप सेक्ट छोड़ दिया। अपनी पीठ पर सामान और आस्तीन में सोए हुए मास्टर को संभालकर मैं उस खतरनाक डेविल्स एबिस की तरफ निकल पड़ा। वो जगह मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। वहां का आसमान हमेशा गहरे लाल रंग का रहता था।
हवा में एक अजीब सी बदबू और खून की महक थी, और जमीन पर हर तरफ बड़े बड़े कंकाल और काली एनर्जी से मरे हुए जानवरों की लाशें बिखरी थीं। मैंने अपनी पूरी इंटरनल पावर को एक्टिव किया ताकि खुद को बचा सकूं, और साथ ही आस्तीन में छिपे मास्टर की हिफाजत करते हुए बेहद संभलकर कदम बढ़ाने लगा। मेरा वहां एक एक कदम बढ़ाना मौत को दावत देने जैसा था, और जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, सामने आने वाले मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। शुरुआत के तीसरे और चौथे लेवल के मॉन्स्टर्स से लेकर एक बार तो मैंने दूर से ही एक बेहद खतरनाक नेसेंट सोल लेवल की डरावनी एनर्जी को महसूस किया, जिससे डरकर मैं तुरंत एक गुफा में छिप गया और आधे महीने तक बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं कई बार मौत के मुंह में फंसा, लेकिन मास्टर के सिखाए हुए पुराने पैंतरों और थोड़ी सी किस्मत के भरोसे किसी तरह जिंदा बच पाया। मैं पूरी तरह जख्मी और बदहाल हो चुका था, पर जैसे ही मुझे ध्यान आता कि आस्तीन में छिपे मास्टर अपनी जान के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझमें फिर से ताकत भर जाती। 2 महीने के बाद आखिरकार मुझे डेविल्स एबिस के सबसे गहरे कोने में एक विशाल राक्षस की खोपड़ी की आंख के अंदर वो 9 टन सोल ग्रास मिल गई, जो अपनी हल्की सी चमक बिखेर रही थी। वो वहां इतनी शांति से उगी थी जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। मैं खुशी से पागल हो गया और बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मेरी उंगली ने उस जादुई बूटी को छुआ, तभी उस खोपड़ी के नीचे से एक भयंकर काली एनर्जी का ब्लास्ट हुआ। अंधेरे से काली एनर्जी से बनी एक बहुत बड़ी सूंड जैसी चीज निकली और सीधे मेरे सीने पर वार किया। मेरे मुंह से खून निकल आया और मैं हवा में उड़ता हुआ सीधे चट्टान से जा टकराया। मुझे लगा जैसे मेरे सारे इंटरनल ऑर्गन्स अपनी जगह से हिल गए हों और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर देखा तो जमीन के अंदर से 100 फीट ऊंचा एक विशाल राक्षस का साया बाहर निकल रहा था। उसका कोई सॉलिड शरीर नहीं था, बस 2 लाल आंखें और हवा में लहराती काली एनर्जी की सूंड थी। वो एक प्राचीन राक्षस की आत्मा थी, और वो भी हुआ शेनहो क्यूआई लेट ट्रांसेंडेंस लेवल की खतरनाक आत्मा थी। मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया। उस राक्षस की लाल आंखों की नजर सीधे मेरी आस्तीन पर पड़ी, जिसे मैंने अपनी छाती से चिपका रखा था। वो भूख और लालच में जोर से दहाड़ा और उसकी एक काली सूंड बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ी। मैंने अपनी बची कुची आखिरी ताकत लगाई और पलटकर अपनी आस्तीन को नीचे छुपा लिया, ताकि उसकी वो जानलेवा चोट सीधे मेरी पीठ पर लगे। लेकिन काफी देर तक वो वार मुझ पर नहीं हुआ। मैंने हैरान होकर धीरे से आंखें खोली तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी आस्तीन से एक चमकदार सुनहरी रोशनी सीधे आसमान की तरफ जा रही थी। उस रोशनी के बीचों बीच मास्टर का वो छोटा सा रूप हवा में तैर रहा था। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा एकदम गंभीर था, और उनके उस नन्हे से शरीर से एक ऐसी गॉड लेवल एनर्जी निकल रही थी जो उनके असली रूप से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उस सुनहरी चमक ने उस पूरे अंधेरे इलाके को रोशन कर दिया था। उस रोशनी के सामने वो सारी काली एनर्जी बर्फ की तरह पिघलने लगी। वो खुद को खुदा समझने वाला प्राचीन राक्षस मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे धुएं में बदल गया। मैं अभी इस सदमे में था ही कि तभी हवा में मौजूद नन्हे मास्टर की सुनहरी रोशनी अचानक गायब हो गई और उनका छोटा सा शरीर नीचे गिरने लगा। मैंने चिल्लाया, मास्टर, और तुरंत लपककर उन्हें अपनी हथेली में संभाल लिया। वो मेरी हथेली पर पूरी तरह बेहोश पड़े थे। उनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और सांसें इतनी कमजोर थीं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल था। मैंने अब 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं तुरंत भागा, उस जादुई बूटी को तोड़ा, उसे संभाल कर रखा और मास्टर को सीने से लगाकर पूरी रफ्तार से उस डरावनी जगह से बाहर निकल आया। मैं आखिरकार वापस आ गया था उस जादुई बूटी और मौत की कगार पर खड़े मास्टर को लेकर किंगलैंड सेक्ट में। मैंने उन्हें धीरे से बेड पर लिटाया, फिर उस बूटी को निकाला और किताब के मुताबिक अपने दिल के खून को मिक्स करके उस जादुई बूटी के असर को धीरे धीरे एक्टिव किया और उसे उनके शरीर के अंदर पहुंचाने लगा। वो एक बहुत लंबा और तकलीफदेह प्रोसेस था। न जाने कितना वक्त बीत गया, पर जब मुझे लगा कि मैं पूरी तरह थककर बेहोश होने वाला हूं, तभी अचानक उनकी उंगली में थोड़ी हलचल हुई। मैंने तड़प कर कहा, मास्टर। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, गु युआन। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, मैं यही हूं मास्टर। उन्होंने कहा, गु युआन, मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। उस सपने में मैं वापस उसी डेविल्स एबिस में था और मैंने उस सुनहरी रोशनी वाले छोटे से बच्चे को देखा। मास्टर के मुंह से ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उस वक्त जो गॉड लेवल एनर्जी वहां दिखी थी, उसने मुझे आज भी हैरत में डाल रखा था। मेरे मास्टर सिर्फ एक आम कल्टीवेटर नहीं थे, उनके वजूद में कोई बहुत बड़ा राज छिपा था। खैर, जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं तो मैंने खुद को अपने उसी जाने पहचाने बेड पर पाया। मास्टर ने अपनी पावर से मेरी जान बचाई थी। मैं उठकर बैठा तो देखा कि बेड के पास सफेद कपड़ों में एक शख्स सिर झुकाए सोया हुआ था। वो खुद मास्टर ही थे जो थककर वहीं सो गए थे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके गाल को छूना चाहा, लेकिन मेरी उंगलियां उनके चेहरे के पास जाकर रुक गईं। मुझे डर था कि कहीं वो जाग न जाएं, और एक डर ये भी था कि कहीं ये सब सिर्फ मेरा कोई सपना ना हो। तभी उन्होंने धीरे से आंखें खोली और पूछा, तुम जाग गए? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले से बहुत बेहतर हूं।
उन्होंने बस एक बार हूं कहा और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। इस बार मैंने खुद बात शुरू की। मास्टर, अब आपकी बॉडी पूरी तरह ठीक हो चुकी है ना? उन्होंने कहा, हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, बस यही काफी है। तभी मास्टर ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, गु युआन, मुझे माफ कर देना। मैंने हैरान होकर पूछा, आप क्यों माफी मांग रही हैं? उन्होंने नजरें झुकाकर कहा, उस दिन मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। मुझे वैसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं और तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, मास्टर, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैं नासमझ था और मैंने आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई। मैं कसम खाता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, वो डेविल्स एबिस बहुत खतरनाक था ना? मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की। नहीं, वहां का नजारा काफी अच्छा था। मेरी ये बात सुनकर उनकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उन्होंने मेरे शरीर के उन जख्मों को देखा जो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे और मेरे पीले पड़ चुके चेहरे को निहारा। फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे गाल पर रख दिया और कहा, पागल कहीं के। अब मैं अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर सीधे अपने गले से लगा लिया। मैंने उनके कान में कहा, मास्टर, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये एक स्टूडेंट का अपने मास्टर के लिए आदर नहीं है, बल्कि एक मर्द का एक औरत के लिए प्यार है। उन्होंने मेरे सीने पर सिर रखकर धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गया। उन्होंने आंसू भरी आंखों के साथ मेरी तरफ देखा और एक ऐसी खूबसूरत मुस्कान दी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस पल डेविल्स एबिस का वो डरावना साया, सेक्ट के लोगों की बातें और वो सारे पुराने जख्म हमेशा के लिए गायब हो गए। मेरी दुनिया में अब सिर्फ वो थी। उस रात हमने बहुत सारी बातें की, खासकर उनकी बॉडी के उस सीक्रेट के बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि वो असल में इस दुनिया की नहीं है, बल्कि गॉड लेवल की दुनिया से आई एक आत्मा का रूप है। मैंने मजे लेते हुए पूछा, तो क्या आगे से आप फिर कभी वैसी छोटी नहीं बनेंगी? उन्होंने कहा, अब कभी नहीं। मैंने कहा, ओह। उन्होंने शर्माते हुए कहा, लेकिन उस किताब में लिखा था कि भले ही बीमारी ठीक हो गई हो, पर उसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट रह सकता है। मैंने उत्सुक होकर पूछा, कैसा साइड इफेक्ट? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे खुद ही उस सवाल का जवाब मिल गया। उस दिन मैं उन्हें बाहर की दुनिया का एक मजेदार चुटकुला सुना रहा था। वो मेरी बात पर बहुत जोर से हंस रही थीं कि तभी अचानक उनके मुंह से एक आह निकली। मैंने देखा कि उनके सिर के बीचों बीच से बालों की एक लट बिल्कुल कड़क होकर ऊपर की तरफ खड़ी हो गई थी। उन्होंने अपना सिर छुपाते हुए कहा, तुम हंसोगे नहीं? मैंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हा 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 हा। लेकिन वो जितनी ज्यादा नखरे दिखाती, उनके सिर के वो बाल उतने ही ज्यादा हिलते और ऊपर की तरफ खड़े हो जाते। तो यही था वो साइड इफेक्ट। अब जब भी उनके सिर पर वो बाल खड़े होते, मैं चुपके से उसे नोट कर लेता और मैंने उसका नाम रख दिया था, मास्टर के क्यूट लुक का कलेक्शन। वो गुस्से में मेरे पीछे दौड़ती और मैं हंसते हुए आगे भाग जाता। धूप में हमारा इस तरह एक दूसरे के पीछे भागना और मस्ती करना हमारी जिंदगी को खुशियों से भर रहा था। एक रात जब चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा था, हम दोनों अपने कमरे की छत पर एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, गु युआन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो मैजिक रिकॉर्डर है? मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा रिकॉर्डर? उन्होंने आंखें दिखाकर कहा, वही जिसमें तुमने मेरे छोटे रूप की सारी हरकतें रिकॉर्ड की थीं। उसे चुपचाप मुझे दे दो और डिलीट कर दो। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरी लाइफ का सबसे कीमती कलेक्शन है। मेरे मास्टर का वो बचपन वाला लुक, मैं उसे अपनी अगली पीढ़ी को सौंप कर जाऊंगा। उन्होंने गुस्से में मेरा कान खींचा और कहा, तुमने फिर से शुरू कर दिया। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे उनमें सिर्फ अपना चेहरा नजर आया। मैंने धीरे से कहा, तुम बहुत क्यूट हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं किंगशु। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं गु युआन। सितारों की उस मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे और जिंदगी का सबसे हसीन पल बस यही था। मैं कभी सोचता था कि मेरी मास्टर एक ऐसी बर्फ की चट्टान है जहां तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वो कोई बर्फ की चट्टान नहीं थी। वो तो बस बाहर से कड़क दिखने वाली एक बेहद मासूम और दिल की साफ लड़की थी, जो रोती भी थी, हंसती भी थी, शर्माती भी थी और पूरी तरह मुझ पर हक जताती थी। और मैं कितना किस्मत वाला था कि दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान था जो उनकी उस बर्फ को पिघलाकर उनके दिल में अपनी जगह बना पाया।